ध्यान से समझना है इसको। दैट इज स्टार्टिंग विथ द पॉलिनेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। परागन की क्रिया क्या होती है, आपने अपनी लोअर क्लासेस के अंदर इसको जरूर पढ़ा हुआ है और आपने ये सुना था कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब आप ये सारी चीज पढ़ चुके हो कि पराग कोश के अंदर परागकण कैसे बनते हैं, पराग कोश कैसे फटता है और कैसे परागकण बाहर निकलते हैं। अब हमको ये देखना है कि पराग कोश के फटने से जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र की सतह पर कैसे पहुंचते हैं, यही हमको समझना है और यही टॉपिक का नाम है। डेट इज नॉन एज द परागन की क्रिया या पॉलिनेशन की क्रिया। और ये पॉलिनेशन की क्रिया इन एंजियोस्पर्म में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि ब्रॉडली मुझे डिटेल के अंदर यदि पूरा ये परागन पढ़ाना है तो मुझे 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा स्व परागन, जिसको कि बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक मुझे पढ़ाना पड़ेगा जिटोनोगेमी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं सजात पुष्पीकरण, राइट। और एक और पढ़ाना पड़ेगा एंड दैट इज नॉन एज द क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको कि हम जीनोगेमी भी कहते हैं या जिसको कि हम कहेंगे परनिषेचन। अब इन सब चीजों को पढ़ाऊं उससे पहले मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, वो समझें आप। 3 डायग्राम्स बनाएंगे यहाँ पर। पॉलिनेशन को यदि आप समझना चाहते हैं अच्छे से तो इस डायग्राम को देखिए। मैं 3 डायग्राम्स बना रहा हूं बेटा। एक डायग्राम मैंने ये बनाया, राइट, एक प्लांट बनाया, राइट, और एक प्लांट मैंने ये बनाया है, राइट। ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है और 2 प्लांट और अलग से बना रहा हूं, 2 प्लांट बना रहा हूं बेटा, ठीक है। ये बनाया मैंने, ठीक है। अब पॉलिनेशन क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो आप यूं समझिएगा, दैट इज मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर एक फ्लावर बनाया, कुछ इस तरीके से। और ये जो फ्लावर बनाया है इसके अंदर मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, समझते हैं ना। ये जो साइन होता है वो हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं और ये वाला जो साइन है ये किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं। एक ऐसा फ्लावर है इस प्लांट के ऊपर जिसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों है, राइट। अब इमेजिन कीजिए कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर 2 फ्लावर्स हैं, एक ये फ्लावर है और ये एक फ्लावर है। ये जो फ्लावर है वो मेल है और ये जो फ्लावर है वो फीमेल है। प्लांट एक ही है, फ्लावर 2 है। यहाँ पर प्लांट एक है, उसके ऊपर जो फ्लावर है उसके अंदर दोनों जननांग है और 2 प्लांट ऐसे हैं जिनके ऊपर एक के ऊपर मेल फ्लावर है और दूसरे के ऊपर यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ये आपके सामने कंडीशन बनी हुई है। इज इट क्लियर? अब आपको इस कंडीशन को समझना है, इस कंडीशन को समझना है और इस कंडीशन को समझना है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज दिख रही होगी कि ये बताइए कि कौन सा फ्लावर है। ये वाला जो फ्लावर है वो कैसा, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है भैया? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों है। तो मुझे एक बात बताइए, इस फ्लावर में क्या संभावना है? ज्यादा संभावना किस बात की है? इस बात की संभावना ज्यादा है ना कि यहां पर क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यहां पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। बड़ा सिंपल सा है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा मतलब कि स्व परागन होगा। यहां पर क्योंकि एक ही पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों है।
तो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिए जाएंगे, डस्ट कर दिए जाएंगे। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चों को कंफ्यूजन इसमें रहता है कि ये जो चीजें यहां पर प्लांट है एक, फ्लावर है दो, प्लांट है एक, फ्लावर है दो, प्लांट एक है और फ्लावर कितने बेटा, दो हैं। अब ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, इनके बीच में यदि पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, इनके बीच में यदि पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है तो इसको बोलते हैं जीटोनोगेमी। क्या बोलते हैं बेटा, जीटोनोगेमी। इस जीटोनोगेमी को हम बोलते हैं सजात पुष्पीकरण। इसको बोलते हैं सजात पुष्पीकरण, राइट। ये क्या है, सजात पुष्पीकरण। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये जो सजात पुष्पीकरण हम पढ़ रहे हैं, इस सजात पुष्पीकरण को क्या माने, क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन माने इसको या क्रॉस पॉलिनेशन माने, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस छिड़ती है। तो याद रखना, जेनेटिकली, क्या कहा मैंने, जेनेटिकली बेटा ये क्या है, जेनेटिकली ये स्वपरागन है, स्वपरागन है। जेनेटिकली ये क्या है, स्वपरागन है। क्यों, क्योंकि एक ही पादप के ऊपर उपस्थित पुष्प, ध्यान रखना, एक ही पादप के ऊपर उपस्थित पुष्प हमेशा आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि जेनेटिकली तो क्या हो गया, ये स्वपरागन है। लेकिन यदि इकोलॉजी की दृष्टि से देखें, इकोलॉजिकली मतलब पारिस्थितिकी की दृष्टि से देखें तो ये क्या है, परपरागन है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, परपरागन मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। ये जो पॉलिनेशन होगा इसमें कोई ना कोई एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो वैज्ञानिक इसको पारिस्थितिक दृष्टि से तो क्या मानते हैं बेटा, परपरागन मानते हैं, लेकिन इसको आनुवंशिक दृष्टि से क्या माना गया है, स्वपरागन। इसको बोलते हैं सजात पुष्पीकरण। और तीसरी कंडीशन है, यहां पर दो पादप है, ठीक है, एक ही जाति के दो पादप है, ठीक है, एक ही जाति के दो पादप है, एक ये वाला पादप है और एक ये वाला पादप है। एक के ऊपर नर पुष्प है, एक के ऊपर क्या है, मादा पुष्प है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, परागन की क्रिया हो रही है। तो इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। प्योरली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी कि ये परपरागन है, परपरागन है, ठीक है। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म भी यूज होता है और उसको हम बोलते हैं जीनोगेमी। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म भी यूज होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। आप चाहो तो उसे परनिषेचन कह सकते हो। तो यहां पर आपने क्या देखा, प्लांट है दो, हर एक प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक के ऊपर मेल फ्लावर है, एक के ऊपर फीमेल फ्लावर है। इससे परागकण निकलकर इस पादप के वर्तिकाग्र पर, यानी कि इस पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि डलते हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, इसको बोलते हैं जीनोगेमी। तो यहां पर प्लांट है एक, फ्लावर है दो, उनके बीच में निषेचन यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, इसको बोलते हैं सजात पुष्पीकरण। आनुवंशिक दृष्टि से इसको स्वपरागन मानते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी की दृष्टि से, इकोलॉजी की दृष्टि से इसको परपरागन मानते हैं। और यहां पर यदि आप देखो तो प्लांट एक है और उसके ऊपर स्थित जो फ्लावर है वो द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है। तो यहां पर पोलन ग्रेन्स निकलकर और स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिए जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहले तो पॉलिनेशन पढ़ा रहा हूं तो आपको ये तीन कंडीशन पूरी प्योरली शुरुआत में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पूरा के पूरा जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो इसके ऊपर निर्भर है। तो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना, यानी कि परागन के प्रकार। ये सब आपके सामने परागन के प्रकार है, ठीक है। अब थ्योरी पे आ जाते हैं अपने, है ना। देखो पॉलिनेशन, पराग कणों का परागकोश से एक ही पुष्प अथवा एक ही जाति के, या तो एक ही पुष्प अथवा एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया
क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। अभी बहुत डिटेल में पढ़ूंगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, सुन लो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, सुनना, सेम फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर फाउंड ऑन सेम प्लांट और ऑन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। परागन क्या है? एक ही पुष्प में एक ही पुष्प जो होता है, राइट, उसके परागकणों का उसी की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचना, या दो अलग अलग पुष्पों के बीच परागन की क्रिया होना, या तो वो दोनों पुष्प एक ही पादप पर होंगे या दोनों अलग अलग पादप के ऊपर हो सकते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनेशन कह देते हैं। तो ये 3 प्रकार का है बेटा। स्वपरागन, स्वपरागन क्या है? जब परागकण एक ही पुष्प के परागकोश से उसके ही वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो, जब परागकण एक ही पुष्प के परागकोश से उसके ही वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, तो इसको क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन का ही दूसरा नाम ऑटोगेमी है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, सेल्फ पॉलिनेशन कहो या ऑटोगेमी कहो, क्लियर है? तो ये जो डायग्राम है, मैं समझता हूं पहले वाला डायग्राम क्लियर। चलो दूसरा वाला, जिटोनोगेमी, राइट। जब एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य, पादप एक है, पुष्प है 2 के मध्य परागन की क्रिया होती है, तो इसे जिटोनोगेमी कहते हैं। जिटोनोगेमी यानी कि सजात पुष्पीकरण। जैसा कि मैंने आपको कहा, आनुवंशिक दृष्टि से इसको स्वपरागन माना गया है, लेकिन इकोलॉजी की दृष्टि से, इकोलॉजिकली इसको क्या माना गया है? परपरागन माना गया है। क्यों? मैंने क्या बताया था? एक ही पादप पर उपस्थित पुष्प आनुवंशिक दृष्टि से तो क्या होते हैं? समान होते हैं, राइट, इसलिए उसको स्वपरागन माना गया है। लेकिन इकोलॉजी की दृष्टि से, राइट, उसको क्या मानते हैं? परपरागन मानते हैं। ठीक है, तो ये सामने लिखा हुआ है। और तीसरी कंडीशन देखो, परपरागन। परपरागन को हम एलोगेमी भी कहते हैं या जीनोगेमी भी कहते हैं। तो आपने क्या सीखा? ऑटोगेमी, स्वपरागन को आप ऑटोगेमी भी कह सकते हो, परपरागन को आप एलोगेमी भी कह सकते हो, या आप जीनोगेमी भी कह सकते हो। जब परागकण की क्रिया एक ही जाति के अलग अलग 2 पादपों के पुष्पों के मध्य हो रही है, क्लियर है? एक ही जाति के 2 पादप मैंने अभी बेटा बनाए, राइट, और उनके बीच यदि परागन की क्रिया हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जीनोगेमी या परनिषेचन कहते हैं, या एलोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन कहते हैं। यह वास्तविक परपरागन है बेटा, ये वास्तविक परपरागन है। आर यू गेटिंग? यहां पर जो था, इसको वास्तविक परपरागन नहीं मान सकते थे, क्योंकि आनुवंशिक रूप से तो वो स्वपरागन था, लेकिन प्योरली यदि कोई परपरागन हो रहा है तो वो कौन सा हो रहा है? यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये आनुवंशिक दृष्टि से भी और इकोलॉजी की दृष्टि से भी ये परपरागन ही होता है। चाहे आप जेनेटिकली देखें, चाहे आप इकोलॉजिकली देखें, दोनों ही केसेस के अंदर ये प्योरली एंड प्योरली परपरागन है। ठीक है, अब प्रकृति ने क्या किया है कि स्वपरागन को प्रेरित करने के लिए कुछ अनुकूलन किए हैं। समझ में आ रहा है? स्वपरागन को प्रेरित करने के लिए प्रकृति ने पादपों के अंदर जो पुष्प हैं उनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस किए हैं। एडेप्टेशन समझते हो? अनुकूलन किसके लिए होते हैं? अनुकूलन किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए होते हैं। तो हम स्वपरागन हेतु कुछ अनुकूलनों को यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये जो अनुकूलन है वो किसको प्रेरित करेंगे बेटा? ये अनुकूलन स्वपरागन को प्रेरित करेंगे। जो कुछ भी आप देखोगे उसमें आप देखोगे कि ये स्वपरागन को प्रेरित करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज जो अपने पढ़ाने जा रहे हैं और वो है दैट इज द्विलिंगता। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? द्विलिंगता। द्विलिंगता को कई लोग गलती कर देते हैं, डाइक्लाइनी लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा बेटा। द्विलिंगता का मतलब यहां पर अंग्रेजी में इसको मोनोक्लाइनी कहते हैं। मतलब मोनोक्लाइनी का मतलब होता है कि एक ऐसा पुष्प जिसके अंदर नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों हो, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों, यानी कि स्टेमन और कार्पल दोनों हो, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों हो, तो वो पुष्प द्विलिंगी होगा ना। तो पुष्प एक है हुआ ना, एक हुआ, राइट।
तो उसको क्या कहते हैं, मोनोक्लाइनी कंडीशन कहते हैं। मतलब प्रकृति ने मोनोक्लाइनी को फेवर किया, द्विलिंगता को फेवर किया। क्यों? क्योंकि पुष्प जो होता है जब द्विलिंगी होता है तो उसके अंदर स्वनिषेचन की संभावना ज्यादा होगी कि नहीं होगी बच्चों? यस और नो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि द्विलिंगी पुष्प है तो 101% उसके अंदर स्वपरागनी होगा, नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि द्विलिंगी पुष्प है और उसके अंदर नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों है, तो मुझे एक बात बताओ, स्वपरागन की संभावना ज्यादा होगी बेटा कि कम होगी? ज्यादा होगी ना। हाँ, वो बात अलग है कि परपरागन भी हो सकता है, लेकिन स्वपरागन की संभावना ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि पुष्प द्विलिंगी है, यदि उसके अंदर द्विलिंगता है, यदि उसके अंदर दोनों जननांग पाए जा रहे हैं, यानी कि उसके अंदर मोनोक्लाइनी है, पुष्प एक है और दोनों जननांग है, तो उस केस के अंदर स्वपरागन की संभावना ज्यादा रहेगी। तो यदि पुष्प द्विलिंगी होता है तो उसके अंदर स्वपरागन की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा आ जाते हैं समकालपक्वता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। समकालपक्वता समझने की कोशिश कीजिए। यदि इमेजिन करो कि एक द्विलिंगी पुष्प है, मानो कि ये एक द्विलिंगी पुष्प है मेरे हाथ में और इसके अंदर नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों है, ठीक है। इसमें स्टेमिन भी है और इसमें कार्पल भी है, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मुझे बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि इसके अंदर स्वपरागन होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये पुष्प द्विलिंगी होने के बावजूद भी इसमें स्वपरागन हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर भी पर परागन हो सकता है, लेकिन कब? तो पहले यह समझिए, समकालपक्वता मतलब कि एक द्विलिंगी पुष्प में बेटा स्वपरागन, ध्यान से सुनना, तब ही होगा जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग जो पुष्प में है वो दोनों एक ही समय के ऊपर परिपक्व होते हैं। समकालपक्वता, होमोगेमी। इफ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन द फ्लावर matures at the same time, then only the self pollination will occur, otherwise cross pollination occur। यानी कि जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग द्विलिंगी पुष्प में एक समय पर परिपक्व हो जाएं तो स्वनिषेचन होगा, यानी कि स्वपरागन होगा। लेकिन यदि इनका परिपक्वन काल बदल जाए तो द्विलिंगी पुष्प होने के बावजूद भी उसके अंदर स्वपरागन न होकर परपरागन होगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि मिराबिलस के अंदर, वीट के अंदर, राइस के अंदर, पोटैटो के अंदर। देखो, पुष्पों के परागकोश तथा वर्तिकाग्र, ये तो क्या हो गया नर जन्नांग और ये क्या हो गया मादा जन्नांग। यदि एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, यदि एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? समकालपक्वता। और इस क्रिया के कारण स्वपरागन को प्रेरणा मिलती है। स्वपरागन को क्या मिलती है? प्रेरणा। क्लियर? तो बताओ, ये अनुकूलन भी स्वपरागन को प्रेरित कर रहा है। दूसरा बहुत खास, नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है क्लिस्टोगेमी। आपने कभी ये नाम सुना है? अनुन्मिल्यता, अनुन्मिल्यता या क्लिस्टोगेमी। बहुत खास है बेटा, बड़ा सिंपल सा। आप यूं समझ लें, एक ऐसा पुष्प जो कभी खुले नहीं। अनुन्मिल्य पुष्प क्या होती है? अनुन्मिल्य पुष्प क्या होता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या शो करते हैं? क्लिस्टोगेमी शो करते हैं। एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर यानी कि एक अनुन्मिल्य पुष्प जो होता है वो कभी खुलता नहीं है। इट नेवर ओपन। तो ये बात तय है कि जब बेटा वो कभी खुला ही नहीं, तो ये बात तय है कि प्रकृति ने उसको नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों दे रखे होंगे। क्यों? क्योंकि जब वो कभी खुला ही नहीं तो बाहर से पोलन ग्रेन का आने का तो कोई संभावना ही नहीं है। तो प्रकृति ने जो क्लोज्ड फ्लावर्स हैं, ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं बंद पुष्प, क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर्स, कभी खुलते तो है ही नहीं है, तो इनके अंदर परपरागन की तो संभावना होगी नहीं। हमेशा और हमेशा इनके अंदर स्वपरागनी होगा। और बाय डिफॉल्ट ये मान के चलिए कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होंगे वो तय मानिए कि वो कैसे होंगे बेटा? द्विलिंगी ही होंगे। तो कुछ पौधों में ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते या कभी नहीं खुलते, खुलते ही नहीं है। बताओ, इस प्रकार के पुष्पों को अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कोमिलाइना। ध्यान से सुनना, एग्जांपल के ऊपर
प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कोमिलाइना, वायोला, ऑक्जेलिस, जंकस, ड्रोसेरा। क्लियर है बेटा? तो कौन कौन से मैंने क्या क्या एग्जांपल दिए? कोमिलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, जंकस, ड्रोसेरा, ये सब ऐसे पादप हैं जिनके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि अनुन्मिल्य पुष्प होते हैं, और ये द्विलिंगी होते हैं। ये कभी खुलते ही नहीं है, तो बंद पुष्प के अंदर ही रहते हुए ही उनके अंदर क्या हो जाता है? स्वपरागन हो जाता है। तो ये भी एक एडेप्टेशन है। ठीक है, अब खास बात कोमिलिना की बात करते हैं। कोमिलाइना बेटा ये एक ऐसा पादप है जिसके अंदर दो तरीके के पुष्प होते हैं। यहां पर आपको रोक कर टोक कर पर्टिकुलरली कोमिलिना के बारे में बता दूं। ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये कोमिलिना प्लांट है, और ये जो है ये कोमिलिना प्लांट है, और ये जो मेरे हाथ के नीचे का जो हिस्सा है ये इस पादप का अंडरग्राउंड पार्ट है, और ये जो हाथ के ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या चीज है? ये अबाउ द ग्राउंड पार्ट है। तो कोमिलिना के अंदर ध्यान रखना, इस पादप का पूरा नाम है कोमिलिना बेंगलेंसिस। क्या नाम है बेटा? कोमिलिना बेंगलेंसिस। इस पादप की विशेषता है कि इसके अंदर जो अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, जो भूमि के नीचे वाले जो भाग हैं, जो इस पादप के भूमि के नीचे भाग हैं, वो तो होते हैं कैसे? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं। राइट? कैसे हैं? क्लिस्टोगेमस। ये देखो दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो वह पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, वो कैसे होते हैं? भूमिगत। तो इसका मतलब इसके अंदर जो भूमिगत पुष्प है वो तो हो गए क्लिस्टोगेमस, यानी कि अनुन्मिल्य हो गए। और जो दूसरे पुष्प जो अबाउ द ग्राउंड है, जो अबाउ द ग्राउंड है, जो खिलते हैं, वो कैसे हो गए? वायवीय भाग पर होते हैं। वो कैसे हो गए बेटा? कैस्मोगेमस हो गए। जो पुष्प खिलते हैं वो तो कैसे हो गए? कैस्मोगेमस। कैस्मोगेमस मतलब समझते हो? कैस्मोगेमस तो होता है उन्मिल। ये तो हो गए उन्मिल पुष्प, और ये कैसे हो गए? अनुन्मिल्य पुष्प, और वो कैसे हो गए? उन्मिल। तो पर्टिकुलर कोमिलिना के बारे में ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा कोमिलिना के अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, और आप किसी किताब में पढ़ोगे उसमें तो कैस्मोगेमस भी होते हैं। तो आपको क्लियर कर देता हूं, जो कोमिलिना बेंगलेंसिस पादप है उसके अंदर दो तरीके के पुष्प पाए जाते हैं। बंद पुष्प जो भूमिगत होते हैं, और जो भूमि के बाहर होते हैं वो कौन से होते हैं? कैस्मोगेमस होते हैं। कैस्मोगेमस का मतलब है उन्मिल पुष्प। तो ये पर्टिकुलरली आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो बेटा अभी तक कितने अनुकूलन पढ़ा दिए? एक द्विलिंगी पुष्प, दूसरा समकालपक्वता, तीसरा अनुन्मिल्यता। आगे बढ़े, चलो स्वपरागन के बारे में और पढ़ते हैं। लेग्यूम पादपों के पुष्पों में, लेग्यूम पादप समझते हो बेटा? लेग्यूमिनोसी कुल का नाम सुना है कभी? जिससे कि मटर वगैरह बिलोंग करते हैं। लेग्यूमिनोसी, मटर वगैरह और दालें वगैरह, ठीक है, पल्सेस जितनी भी होती है। तो लेग्यूम पादपों के पुष्पों में एक विशेष प्रकार की अनुन्मिल्यता पाई जाती है। लेग्यूम पादपों के पुष्पों में एक विशेष प्रकार की अनुन्मिल्यता पाई जाती है। इनमें जननांग दलों से बनी एक संरचना में बंद होते हैं, जिसे नौतल या कील कहते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? लेग्यूमिनस पादपों में एक विशेष प्रकार की अनुन्मिल्यता पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। राइट? अनुन्मिल्यता बोले तो एक विशेष प्रकार की क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। इनमें जननांग, इनमें जो जननांग होते हैं वो दलों से बनी एक संरचना में बंद होते हैं। इनमें जो जननांग होते हैं ना बेटा, जननांग मतलब विशेष प्रकार की अनुन्मिल्यता है। अनुन्मिल्यता तो क्या होती है कि पुष्प खिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? जननांग जो होते हैं वो दलों से बनी एक संरचना में बंद होते हैं। दलों से बनी एक संरचना में बंद होते हैं, उसको कील कहते हैं। आपको बेटा कभी, जिन लोगों ने डिटेल में कभी पढ़ा हुआ है, तो आपने ये चीज सुना है कभी? ये चीज, राइट? ये मटर के अंदर जब अपने पेटल्स को शो करते हैं, तो ये क्या होता है ऊपर? ये क्या होता है? ध्वज, है ना? और ये जो दो होते हैं ये क्या होते हैं? पंख। और ये क्या होता है? नौतल। नौतल को अपने क्या बोलते हैं? कील। सुना है कभी? कोरोला को कैसे लिखते हैं? C1+2+2 संयुक्त। 11th क्लास जिन्होंने पढ़ी होगी उनको ये चीज समझ में आएगी। जो पेटल होती है, दल होते हैं बेटा, उनमें एक दल जो सबसे बड़ा होता है उसको तो ध्वज कहते हैं,
राइट। ये मटर के अंदर ऐसा होता है ना, और दो क्या होते हैं, पंख, विंग्स, और दो क्या होती है, नोतल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लेग्यूमिनस पादप होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की क्लिस्टोगेमी पाई जाती है जो नॉर्मल क्लिस्टोगेमी से बिल्कुल अलग है। उनमें क्या होता है कि जो जननांग होते हैं ना, वो दलों से बनी एक रचना होती है, दलों से बनी एक रचना है जिसको कील कहते हैं, उसमें बंद रहते हैं, राइट। और दलों से बनी इस रचना को जिसमें कि जननांग बंद रहते हैं उसको नौतल या क्या कहते हैं, कील कहते हैं। क्लियर। तो याद रखना ये नौतल कभी नहीं खुलता, इस कारण इनमें भी केवल स्वपरागन ही होता है, यह नौतल कभी भी खुलता नहीं है। तो इसलिए इनमें भी तो क्या होता है, लेग्यूमिनस पादपों में भी क्या होता है, स्वपरागन होता है। बात समझ में आ रही है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आ जाते हैं, ये जितने जो अभी अपने अनुकूलन पढ़े, जितने अपने ने अनुकूलन पढ़े, ये सारे स्वपरागन को प्रेरित कर रहे थे। अब जरा देखो परपरागन हेतु अनुकूलन, कुछ अनुकूलन ऐसे हैं जो परपरागन को भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, कैसे, एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा। जरा देखो बेटा, ध्यान देना, एक लिंगता, वहां पर क्या था, द्विलिंगता। द्विलिंगता को मैंने कहा था मोनोक्लाइनी, यानी कि एक ही पुष्प के अंदर जब दोनों जननांग होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो बताओ किसकी संभावना ज्यादा रहेगी, स्वपरागन की संभावना ज्यादा रहेगी। अब इमेजिन कीजिए कि एक लिंगता होगी, मतलब डाइक्लाइनी होगी। मतलब डाइक्लाइनी का मतलब सिंपल सा है कि पुष्प का एक लिंगी होना। अब सोचो जरा भैया कि एक पुष्प एक लिंगी है तो उसमें तो 101% एक लिंगी पुष्प में कभी स्वपरागन हो सकता है क्या? एक लिंगी पुष्प जो होगा उसमें तो तय है कि परपरागन ही होगा। तो पुष्पों का एक लिंगी होना भी परपरागन को क्या करता है बेटा, प्रेरित करता है। इन पुष्पों में स्वपरागन कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन पादपों में जीनोगेमी तय रूप से होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि इनमें जीनोगेमी होकर रहेगी? ठीक है, तो पुष्प यदि एक लिंगी है तो परपरागन क्या होगा, परपरागन को प्रेरित करेगा। भाई कैसे होगा, मुझे एक बात बताओ, स्वपरागन तो होने से रहा, जब एक दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं तो इसमें स्वपरागन होने का सवाल ही नहीं उठता, परपरागन नहीं होगा। जैसे मोरस, पाम, कुकुम्बर, कुकरबिटा, पपीता, है ना, पपीता को कैरिका भी कहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, पपीता को कैरिका भी कहते हैं। तो एक लिंगता यानी कि पुष्प का एक लिंगी होना किसको फेवर करता है, परपरागन को फेवर करेगा, राइट। स्वपरागन उनमें नहीं होता है। आपने अभी पढ़ा था समकालपक्वता। समकालपक्वता का मतलब होता है होमोगेमी, यस और नो। मैंने कहा था कि एक द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन तभी होगा, स्वपरागन तभी होगा बेटा जब क्या होगा, उनके अंदर दोनों जननांग एक ही समय पर परिपक्व होंगे। और यदि वो जो दोनों जननांग है द्विलिंगी पुष्प होते हुए भी यदि दोनों जननांग एक ही वक्त पर परिपक्व नहीं होते हैं तो फिर उसमें स्वपरागन की जगह पर क्या होगा, परपरागन होगा। तो देखो ये आ गया आज विषम कालपक्वता, मतलब पुष्प द्विलिंगी है, आप अपेक्षा कर रहे हो कि उसके अंदर क्या हो, स्वपरागन हो, लेकिन स्वपरागन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नर जननांग और मादा जननांग का जो परिपक्वन काल है, जो उनका मैच्योरेशन पीरियड है, वो अलग अलग है। मतलब वर्तिका पहले मैच्योर होगी और पुंकेसर मैच्योर ही नहीं हुआ, या पुंकेसर पहले मैच्योर हो गया और वर्तिका जो है वो मैच्योर ही नहीं हुई, फीमेल ऑर्गन मैच्योर ही नहीं हुआ। तो कैसे हो सकता है फिर उनके अंदर परागन की क्रिया? तो याद रखना अधिकांश पौधे में परपरागन का एक प्रमुख कारण है कि भिन्न कालपक्वता, मतलब अधिकांश द्विलिंगी पुष्पों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पे परिपक्व होते हैं। आया समझ में? मतलब पुष्प द्विलिंगी होने के बावजूद भी परागकोश और वर्तिकाग्र के भिन्न समय पर परिपक्व होने के कारण उन पुष्पों के अंदर, उन द्विलिंगी पुष्पों के अंदर स्वपरागन न होकर और क्या होगा बेटा, परपरागन क्या होगा, फीवर होगा। अब मन में फिर कुछ लोगों के क्वेश्चन उठेंगे कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा जननांग पहले परिपक्व हुआ और कौन सा बाद में हुआ? भाई आपका क्वेश्चन हो सकता है ना सर कि सर हमको कैसे मालूम पड़ा कि मेल ऑर्गन पहले परिपक्व हुआ या फीमेल ऑर्गन पहले परिपक्व हुआ? तो इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि ये जो विषम काल पक्वता है जिसको डाइकोगेमी कह रहे हैं,
वहां पर क्या कहा था, समकाल पक्वता को क्या कहा था, होमोगेमी कहा था। यहां पर इसको विषम काल पक्वता को क्या कह रहे हैं, डाइकोगेमी कह रहे हैं। तो ये जो विषम काल पक्वता है ये बेटा दो प्रकार की होती है। बिल्कुल बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से समझ के करना, रटना नहीं है ना, रटना मना है। क्या कहा मैंने, रटना मना है। समझ के करेंगे वही बच्चे सेलेक्ट होंगे नीट के अंदर या किसी भी बड़े एग्जाम के अंदर। रटना क्या है, सारी चीजें, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर चीज समझने की होती है। तो एक होता है पूर्वता, जिसको कि बोलते हैं बेटा प्रोट एंट्री। प्रोट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, बड़ा सिंपल सा है। प्रोट मतलब फर्स्ट, एंट्री मतलब मेल के लिए वर्ड यूज होता है, आपने सुना होगा एंट्री वर्ड मेल के लिए यूज होता है। स्त्री पूर्वता, प्रोट मतलब फर्स्ट, गाइनी वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। तो बताओ ये क्या होगी, स्त्री पूर्वता और ये पूर्वता। सीधी सी बात है, जब पराग कोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए, यानी कि व्हेन मेल ऑर्गन मैच्योर बिफोर फीमेल ऑर्गन, जब पराग कोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, पूर्वता, यानी कि प्रोट एंट्री। प्रोटो मतलब फर्स्ट, मतलब मेल जो है वो पहले क्या हो गया, परिपक्व हो गया। जैसे कि कैप्सुला में तथा अधिकांश पादपों में पूर्वता के कारण ही द्विलिंगी पुष्प होने के बावजूद भी क्या होता है बेटा, पर परागन होता है। तो यदि कोई पूछे कैप्सुला के अंदर समकाल पक्वता पाई जाती है या भिन्न काल पक्वता पाई जाती है, आप कहोगे भिन्न काल पक्वता पाई जाती है। और भिन्न काल पक्वता में भी पूर्वता पाई जाती है या स्त्री पूर्वता पाई जाती है, आप बोलोगे बेटा पूर्वता पाई जाती है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। चलो और भी कई सारे एग्जाम्पल है, साल्विया, सूरजमुखी, कपास इत्यादि, इन सब के अंदर पूर्वता पाई जाती। अब बिल्कुल उल्टा, इधर परागकोश पहले मैच्योर हुआ वर्तिकाग्र से, यहां पर जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए, मतलब फीमेल मैच्योर फर्स्ट देन मेल, यहां पर मेल मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल। अरे बिल्कुल साफ है बेटा। तो क्या हुआ, जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए, अर्थात अंडप पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाए, कैसे भी कह दो, अंडप पुंकेसर से पहले परिपक्व, वहां पुंकेसर अंडप से पहले परिपक्व हो रहा है, ऊपर वाले में पुंकेसर पहले परिपक्व हो रहा है, यहां पर स्त्री केसर पहले, यानी कि अंडप पहले परिपक्व हो रहा है। इससे क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता। यदि इन दोनों केसेस को कंपेयर किया जाए तो जैसा कि मैंने कहा है कि पूर्वता अधिकांश पादपों में पाई जाती है, स्त्री पूर्वता ये देखा गया है कि ये कम पादपों के अंदर पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर फाइकस बेंगलेंसिस, समझते हो भैया फाइकस बेंगलेंसिस क्या होता है। फाइकस बेंगलेंसिस यहां पर नाम लिख देते हैं। फाइकस बेंगलेंसिस का मतलब होता है बेटा बरगद। तो बरगद के अंदर एक तो स्त्री पूर्वता देखने को मिलती है, अशोक के अंदर, राइट, अशोक ट्री तो जानते हो अपना नेशनल ट्री, अशोक में देखने को मिलती है। फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, फाइकस बेंगलेंसिस जो है वो तो होता है बरगद बेटा, और फाइकस रिलीजियोसा जो होता है वो अपना होता है पीपल। केवल स्पीशीज का फर्क है, एक फाइकस रिलीजियोसा है। फाइकस रिलीजियोसा समझते हो ना, क्योंकि वो रिलीजियस पादप है, इसकी पूजा की जाती है तो इसको नाम दिया है फाइकस रिलीजियोसा पीपल। और फाइकस बेंगलेंसिस, बेंगलेंसिस वर्ड कहां से है, बंगाल से है, आर यू गेटिंग। तो वहां पर क्रूसीफेरी व रोजेसी कुल में बहुत सारे पौधे जो हैं उनके अंदर भी, और एरिस्टोलुकिया के अंदर भी इसी प्रकार की स्त्री पूर्वता पाई जाती है। तो मैं समझता हूं आपको ये जो भिन्न काल पक्वता है या जिसको कि डाइकोगेमी कहा है, उसके जो दो भाग है पूर्वता और स्त्री पूर्वता, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा। चलो अब क्योंकि हम पर परागन की अनुकूलताएं पढ़ रहे हैं, पर परागन के अनुकूलन पढ़ रहे हैं, तो अब आ जाता है चेस्मोगेमी या कैस्मोगेमी, जो भी कुछ आप कहना चाहो, है ना। इसको अंग्रेजी में तो कैस्मोगेमी कहते हैं, आपके हिंदी के अंदर चेस्मोगेमी के नाम से जानते हैं। कैस्मोगेमी का मतलब क्या होता है, पुष्प कलिका का पुष्प के रूप में खुलना। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं तो ओपन फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो थे बेटा, अनुन्मिल्य जो पुष्प थे वो कैसे थे, अनुन्मिल्य पुष्प जो थे वो बंद थे, खुलते नहीं थे। ये पुष्प कलिका का पुष्प के रूप में खुलना, पुष्प कलिका का पुष्प के रूप में खुलना क्या कहलाता है, एंथेसिस भी कहलाता है। ये बेटा बहुत ध्यान रखना, प्रफुल्लन या इसको एंथेसिस भी कहते हैं। ये जो कैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं बेटा, उसको उन्मिल पुष्प कहते हैं।
क्या कहते हैं, वो क्या थे, अनुन्मिल्य पुष्प। ये कैसे, उन्मिल पुष्प कहते हैं। तो कैस्मोगेमस फ्लावर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें ओपन फ्लावर, और जो अपने क्लिस्टोगेमस फ्लावर थे वो कैसे थे, क्लोज फ्लावर। जो खुले नहीं वो अनुन्मिल्य, जो खुल जाए बेटा वो कैस्मोगेमस, यानी कि उन्मिल पुष्प। समझ में आ रहा है। ये सब जो आप देख रहे हो वो किसको प्रेरित कर रहे हैं, ये पर परागन को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये 3 चीजें दे रखी है, बहुत खास दे रखी है, समझिएगा। ये 3 चीजें भी अब आप देखना ये पर परागन को प्रेरित कर रही है। किसको प्रेरित कर रही है, पर परागन को प्रेरित कर रही है। ये तीनों चीजें एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन जानते हो एनसीईआरटी की विशेषता क्या है, एनसीईआरटी बहुत सारी चीजों को लिख देती है, लेकिन इतना घुसा घुसा के लिखती है पैराग्राफ के अंदर कि मालूम नहीं पड़ता है। वहां पर आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाकर देखना, और उसके अंदर एक आउटब्रीडिंग करके वो पूरा एक सेक्शन दे रखा है, उसके अंदर ये तीनों चीजें दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी कभी खोल के नहीं लिखता, खुला खुला नहीं लिखता है, तो मालूम नहीं पड़ता है। तो ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे सोचते हैं अरे ये क्यों पढ़ना है, ये तो एनसीईआरटी में नहीं। अरे बेटा है, लेकिन वहां पर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पर ये सब हेडिंग नहीं डले हुए हैं। हर्कोगेमी, हेटेरोस्टाइली और सेल्फ स्टेरिलिटी, ये हेडिंग नहीं डल रखे, वो पैराग्राफ के अंदर छुप गए हैं, इसलिए आपको दिखता नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे पहला पर परागन को। ये जो तीनों जो चीजें दिख रही है ये भी पर परागन को फेवर कर रही है। किसको फेवर कर रही है बेटा, पर परागन को, हर्कोगेमी। एक बात बताओ, अवरुद्ध परागनता कहते हैं इसको, अवरुद्ध परागनता। हर्को का मतलब समझते हो, बैरियर। हर्को का मतलब यहां पर क्या है बायोलॉजी के अंदर, बैरियर से कोई एक अवरोध। इमेजिन करो ये मेरा हाथ है ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये एक पुष्प है, इसके अंदर नर जन्नांग भी है और मादा जन्नांग भी है ना। पुष्प है जिसके अंदर नर जन्नांग है और मादा जन्नांग भी है। ठीक है, अब सोचो जरा कि उस पुष्प के बीच में, नर जन्नांग और मादा जन्नांग के बीच में कोई एक अवरुद्ध आ जाए। आर यू गेटिंग, कोई अवरुद्ध करने वाली रचना आ जाए, तो क्या मुझे बताओ नर जन्नांग से निकलने वाले परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचेंगे क्या, नहीं पहुंचेंगे ना। अरे भाई बीच में कोई रुकावट है, आर यू गेटिंग और नॉट। दो पास पास खिड़कियां हैं, बीच में दीवार खींच दी जावे तो क्या दोनों दिखेंगे क्या, अरे समझ में आ रहा है, नहीं दिखेंगे ना। आर यू गेटिंग और नॉट। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है, हर्कोगेमी। जब पुष्पों में परागकोश और वर्तिकाग्र मतलब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन के बीच कोई ऐसी संरचनात्मक अवरोध आ जाए, कोई अपन नहीं डाल रहे हो, प्रकृति नहीं डाला है उनके अंदर ये अवरोध, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाए, कोई दीवार खींच दी जाए, तो बताओ पुष्प में परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या पहुंच पाएंगे क्या। अरे समझ में आ रहा है बेटा, कहने का मतलब है एक पुष्प में नर जन्नांगे मादा जन्नांगे, बीच में कोई ऐसा एक मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ गया है ना, कोई ऐसा बैरियर आ गया जिसके कारण परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, पर परागन होगा कि नहीं होगा। मतलब द्विलिंगी पुष्प है लेकिन उसके बावजूद भी इस पुष्प में केवल और केवल पर परागन ही संभव है। एग्जाम्पल क्या, ग्लोरियोसा में होता है, कैलोट्रोपिस में, कैरियोफिलिस में, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो है कैलोट्रोपिस। दूसरे तो है ही है लेकिन कैलोट्रोपिस सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों है जानते हो बच्चों, कैलोट्रोपिस में जो बैरियर है, जानते हो उस बैरियर का नाम क्या है, गाइनोस्टिजियम डिस्क। गाइनोस्टिजियम डिस्क, समझ में आ रहा है, ये बैरियर है, मतलब नर जन्नांग और मादा जन्नांग के बीच में एक गाइनोस्टिजियम डिस्क बन गई, और उस गाइनोस्टिजियम डिस्क के बनने से नर जन्नांग से निकलने वाले परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर बेटा नहीं पहुंच पाए, और इसीलिए उसके अंदर स्वपरागन की जगह पे क्या हो गया, परपरागन। अरे भैया कैलोट्रोपिस तो जानते हो, कैलोट्रोपिस को अपने भारत के अंदर क्या बोलते हैं, आंकड़ा। जानते हो आंकड़ा तो बहुत कॉमन पादप है भैया, है ना। शिवजी पे जो फूल चढ़े वो कौन है, कैलोट्रोपिस के फूल। कैलोट्रोपिस के फूल शिवजी को बहुत बहुत पसंद है ना। शिवजी जो है वो ऐसा मान्यता है कि कैलोट्रोपिस के फूल चढ़ा दिए जाए तो महादेव बहुत क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कैलोट्रोपिस की मैं बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व को समझना है तो ये लंबू छोटू की कहानी है। क्या कहा मैंने बेटा, ये लंबू छोटू की कहानी है। सोचो जरा, इमेजिन करो कि वर्तिका तो हो जाए इतनी लंबी, कितनी लंबी बेटा, इतनी लंबी वर्तिका तो, और मतलब वर्तिका इतनी लंबी हो जाए तो ऊपर वर्तिका तो पहुंच गया यहां पर, और छोटू कौन रह जाए,
पुंकेसर, राइट, मतलब पुंकेसर का पुंतंतु छोटा रह जाए। तो अब आपको ऐसा लगता है क्या कि दोनों एक समान लेवल के ऊपर हों तो इधर से परागकण निकलकर इधर वर्तिका पर जाने की संभावना ज्यादा है। अब हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, वर्तिका तो हो गई लंबी, पुंकेसर रह गया छोटा, राइट, या पुंकेसर हो गया लंबा और वर्तिका रह गई छोटी। दोनों ही केस के अंदर मुझे एक बात बताओ, क्या स्वपरागन होगा द्विलिंगी पुष्प में कि पर परागन होगा? पर परागन होगा। ऐसे थोड़ी हुआ कि यहां पर वर्तिका है, यहां पर पुंकेसर है, इधर से एक हवा का झोंका आएगा और परागकण यूं उड़ेगा और वहां पर जाके लैंड करेगा। ऐसा तो नहीं होता ना भैया। तो देखो, कुछ पौधों में पुष्पों के पुंकेसरों के पुतंतु, अब मुझे बेटा अब इस स्टेज के ऊपर आके 11वें लेक्चर में आकर मुझे ये नहीं बताने की होनी चाहिए कि पुंकेसर के पुतंतु क्या होते हैं। एक एक शब्द पढ़ाया है, तिनका तिनका, कनका कनका, हर चीज पढ़ाई है आप लोगों को, है ना। तो मेरे स्टूडेंट होने के नाते इतना तो अब सबको आना चाहिए। तो पुष्पों के पुंकेसरों के पुतंतु तथा वर्तिका की लंबाइयों में बेटा क्या आता है अंतर। कुछ पौधों में तो पुंकेसर लंबे, छोटी वर्तिका, और कुछ के अंदर लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर। ऐसा हो जाता है तो इसको बोलते हैं विषम वर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइली कहते हैं। और इस कारण स्वपरागन नहीं हो पाता है और इस द्विलिंगी पुष्प में पर परागन ही संभव हो पाता है। उदाहरण के तौर पर द बेहतरीन एग्जाम्पल जो है प्रिमरोज के पुष्प तथा अलसी, लाइनम कहते हैं इसको, प्राइमुला, प्राइमुला, ये सब में विषम वर्तिकात होता है। मैं समझता हूं यहां तक क्लियर होगा बेटा। एक और पढ़ते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। सोचो जरा, एक द्विलिंगी पुष्प है, उसके अंदर नर जिन्नांग और मादा जिन्नांग दोनों है, उसी पुष्प के परागकण निकले और अपनी वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर और परागित मतलब अंकुरित नहीं हो पाए, उसको बोलते हैं स्वबंध्यता, इनकॉम्पिटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी मैं कहूंगा यूं। मतलब सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब होता है स्वबंध्यता, अपनी ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो रहे हैं। तो बताओ वो वर्तिकाग्र जो है वो अब कहां से लेगी, परागकण कहां से लेगी, बाहर से लेगी, क्योंकि उसके परागकण तो अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो, कुछ पौधों में एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर भी अंकुरित नहीं होता है। अरे समझ में आ रहा है, द्विलिंगी पुष्प है, पुंकेसर से निकलने वाले जो परागकण है वो अपनी वर्तिकाग्र के ऊपर डाल तो दिए गए लेकिन अंकुरित नहीं हो रहे। तो इस दशा को स्वबंध्यता कहते हैं। आप इसको सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी कहोगे। यह एक पैतृक गुण है जो जीन्स द्वारा नियंत्रित रहता है। आर यू गेटिंग? जैसे पिटूनिया, जैसे मालवा, जैसे चाय, जैसे ऑर्किड, पैसीफ्लोरा अंगूर और सेब। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है? एनसीईआरटी में भी देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा, लेकिन उदाहरण नहीं मिलते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि भरपूर उदाहरणों के साथ में इसको समझाने की कोशिश करूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।